जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। जैसे ईबीएस का जो है कि न्यूट्रिशन वाला चैप्टर चल रहा है। न्यूट्रिशन वाला चैप्टर में जो है कि ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड आपका लेक्चर है और इस लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 8-10 क्वेश्चंस भी लास्ट में लगे हैं, 10 ही क्वेश्चन। देखिए, सैंपल के तौर पे टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, टॉपिक वाइज सैंपल के तौर पे ही क्वेश्चन लेके आता हूँ कि एक पता चले कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि YouTube पे जो है कि आपको प्रैक्टिस सेट प्रॉपर 40 से 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट टॉप, वो भी टॉपिक वाइज ही होगा। इसमें से हो सकता है इसमें जो क्वेश्चन है वो भी हो सकता है कुछ अलग हो सकता है कुछ और जो पूछे गए हैं वो हो, तो ये तीनों तरह का जो है क्वेश्चन मिक्स हो सकता है। पर 40 से 50 क्वेश्चंस का एक सेट होगा, यूट्यूब पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो आज की क्लास में जो है कि नेक्स्ट चलते हैं। हम लास्ट जो है कि बात किए थे कि रोग जो है कि क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, संक्रामक। और पहले तो हमने देखा था कि एक ऐसे रोग जो होता है, जो रोग है, जो डिजीज है, वह एक रोग ऐसा होता है जो वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। दूसरा उपार्जित होता है या अर्जित होता है, सॉरी, अर्जित होता है, अर्जित होता है। अर्जित में देखें तो दो होता है, एक संक्रामक होता है, एक असंक्रामक होता है। इसको प्रॉपर मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था, बताया था कि संक्रामक वह रोग होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, वह रोग जिसके तात्कालिक कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि वो टच से, वायु से, खाने पीने से, लार से, हाँ, इन सब चीज़ों से क्या होते हैं, एक दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में फैलते जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे जैसे लिखा, वह रोग जिसके तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं, इसके कारण होने वाले रोग भी इसके साथ फैलते हैं। जैसे कोरोना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कोरोना अभी जस्ट जो है कि स्टार्ट हुआ था, 2020 में कोरोना आया था। देखा कितना भयंकर त्रासदी पूरे विश्व में जो है कि त्रासदी था। पूरे विश्व के जो है कोरोना को अगर कलेक्ट कर दीजिए ना, जितना कोरोना था पूरे विश्व में, पूरे विश्व के कोरोना को जो है कि आप कलेक्ट कर दीजिए, तो ये जो हथेली है ना, हथेली में बीच में जो ये गड्ढा वाला पार्ट है ना, इसमें आपका आ जाएगा, वो इतना ही था। यानी एक चम्मच से ज्यादा नहीं था, लेकिन पूरे विश्व को तहस नहस कर दिया था। लोग पीपीटी किट पहन के जो है कि चलते थे, जिस सीट पे कोई बैठा उस सीट पे बैठते नहीं थे, दूर दूर 1-2 मीटर के फासले पे रहते थे। टच करना, छूना क्या है, जो है कि क्या कहते हैं कि मना था। और जिस गाड़ी से उस समय लोग आ जाते थे, चले जाते थे, उस गाड़ी को फिर यूज नहीं किया जाता था। जिस कपड़े पे वो बैठ जाते थे, सो जाता था कोई, उसको यूज नहीं किया जाता था। तो इस तरीके की तमाम सारी जो है कि चीजें होती हैं उसमें। और संक्रामक रोग वही रोग होते हैं जो छुआछूत से, खान पीन से, लार से, ब्लड जो है कि ट्रांसफर से, इन सारी चीजों से जो है कि क्या होते हैं, फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं, यहां पे लिखा होगा, कुछ ऐसे रोग जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, यद्यपि बहुत आंतरिक एवं असंक्रमण के उदाहरण हैं। वे सामान्य तौर पे वंशानुगत भी नहीं होते हैं, है ना, सामान्य तौर पे वंशानुगत भी नहीं है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक अमान्यता के कारण होते हैं। जैसे आपका जो है कि कैंसर हो गया, टीबी हो गया, है ना, क्या हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया। तो ये कुछ ऐसे रोग हैं जो ना तो वंशानुगत होते हैं, कुछ जो है कि कैंसर में कुछ वंशानुगत होते हैं, कुछ सारे नहीं होते, है ना। तो ये छुआछूत से नहीं फैलते हैं, तो इन्हें असंक्रामक रोग, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया, है ना, फिर पेचिस हो गया, ये सारी चीजें जो है कि आपकी छुआछूत से नहीं फैलता है, तो इसे असंक्रामक रोग ही कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। देयर आर सम डिजीज विच आर नॉट कॉजेज बाय द इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू दिस आर मोस्टली internal and non-efficient infectious. Example, some types of cancer
आर काजेज बाय जेनेटिक abnormality, the cause of high blood pressure is being overweight and not exercise। जैसे वो आपका बीपी वगैरह हो जाता है, मोटापा वगैरह हो जाता है, तो ये रोग कुछ ऐसे हैं, खांसी हो गया, बुखार हो गया, खसरा हो गया, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो कि आपके छुआछूत से नहीं फैलते हैं, तो ये यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ संक्रामक रोग को जो है कि यहाँ पे देख लीजिए, यानी इन्फेक्शियस डिजीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में देखते हैं तो ये 3 तरीके के होते हैं। एक तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, उसके बाद वायरस के इन्फेक्शन से, उसके बाद प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, आपको इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिख रखा है, हाँ, ये है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, ये वायरस के इन्फेक्शन से और प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होने वाले जो है कि डिजीज। तो संक्रामक डिजीज में 3 तरह के डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा, है ना, ऐसे एजेंट इन्फेक्शियस एजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, वो रोग जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट कौन होते हैं, इन्फेक्शन वाले एजेंट वायरस होते हैं। तीसरा जो है कि इन्फेक्शन वाले एजेंट कौन होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। तो इस तरह के रोगों को जो है कि संक्रामक के कैटेगरी में रखा जाता है, और ये 3 तरीके को। अब यहाँ पे देखेंगे रोग का नाम, जैसे काली खांसी हो गया, काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, टीबी जिसे बोलते हैं, टीबी, ठीक है, टीबी हो गया, है ना। और इधर देखेंगे तो आपके विषाणु से, यानी कि वायरस से जो है कि पीलिया हो गया, चेचक हो गया, एड्स हो गया, फ्लू हो गया, रेबीज हो गया, ये हो गया। प्रोटोजोआ से देखेंगे तो पेचिस, मलेरिया, पायरिया, ये सब इसके वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि कौन चीज़ किसके वजह से होता है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। इधर फिर देखेंगे बैक्टीरिया में, तो टिटनस बैक्टीरिया से होता है, आंत का ज्वर बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, कोढ़ बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया से क्या होता है, डिप्थीरिया, ये भी बैक्टीरिया से होता है। फिर आते हैं यहाँ पे वायरस वाले कैटेगरी में, तो डेंगू, पोलियो, खसरा, छोटी माता, चिकनगुनिया, ये वायरस के वजह से होता है, ठीक है। ये प्रॉपर जो है कि काजेज यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। प्रमुख तथ्य देखें तो हैजा दूषित जल व खाने पीने से होता है, यानी कि जो अनहाइजीनिक फूड और वाटर है उसके यूज से आपको क्या होता है, हैजा वगैरह होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद पीलिया दूषित जल से फैलता है दूषित जल से, ये ध्यान देने वाली बात है। पेचिस मक्खियों द्वारा फैला, पेचिस जो है कि क्या होता है, मक्खियों द्वारा, जो आपकी मक्खियां होती हैं उनके द्वारा जो है कि फैलाया जाता है, ठीक है। प्लेग क्या होता है, चूहों से फैलता है, प्लेग चूहों से फैलता है। प्लेग को काली मौत भी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, काली मौत, प्लेग को क्या बोलते हैं, काली मौत, प्लेग को काली मौत भी बोलते हैं। रैबीज कुत्ते, बंदर, ये जो रैबीज होता है वो कुत्ते और बंदर के काटने से होता है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ना। इसमें कुत्ता काट दिया, अब ये कुछ ऐसे खतरनाक बीमारी, रैबीज जैसे बीमारी है ना वायरस का, ये तुरंत आपको नहीं दिखता है। जैसे आपको बाइट किया तो बाइट करेगा, और आपने अगर इंजेक्शन नहीं लिया तो हो सकता है टाइम लग जाए, है ना। आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 20 साल बाद तक जो है कि ये इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें सामान्य तौर पे जो आपका जिससे काटा है वो क्या करता है, सामान्य तौर पे कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है, उसकी तरफ जो है कि चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, सब आवाज उसी की तरह जो है कि देखने, मतलब उसका बिहेव हो जाता है प्रॉपर, ठीक है। डेंगू और चिकनगुनिया इंडीज मच्छर के काटने से होता है, इंडीज मादा मच्छर जो है कि ये जो चीजें होती हैं मादा मच्छर के ही काटने से होती है, ठीक है। तो आपकी डेंगू और चिकनगुनिया किससे, इंडीज, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ये नाम रखिएगा, इंडीज, इसके काटने से होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, ये आपके जो है कि ईवीएस का सेक्शन जो है वहां पे तो ठीक ही है, ठीक है, नहीं तो जो आपका जीएस वाला, एसएसटी वाला सेक्शन है, तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीसेट सेकंड पेपर देना चाहते हैं तो वहां पे भी इस तरह के प्रश्न जो है कि इस कंटेंट से पूछा जाता है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। लक्षण में देखेंगे मलेरिया में क्या होता है, कपकपी, बुखार, सिर दर्द व पसीने की समस्या आती है,
पसीने की समस्या आती है, ये बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कई बार जो है कि एग्जाम में पूछा गया, सीटेट के एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये किसका लक्षण है, ये लक्षण दे दिया है और फिर पूछा कि ये किस रोग का लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब टीकाकरण देखेंगे। टीकाकरण में डिप्थीरिया का टीकाकरण लगता है, जो सर डीपीटी बोलते हैं, डिप्थीरिया का लगता है, टिटनेस का लगता है, काली खांसी का लगता है, इन सब का क्या होता है, बच्चों को टीकाकरण लगता है। बीसीजी जो आपका ट्यूबरकुलोसिस वाला है, टीबी के लिए बीसीजी का टीका भी बच्चों को लगता है। अब जैसे प्रेगनेंसी होती है ना, जैसे ही कोई फीमेल आफ्टर मैरिज प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट होने के केस में जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर प्रॉपर एक जो है कि कार्ड बनाता है और उस कार्ड में अकॉर्डिंग प्रॉपर वैक्सीनेशन को वहाँ पे नोटिफाई किया जाता है कि आपको जो है कि क्या कहते हैं कि 1 महीने में कौन सा टीकाकरण होगा, 2 महीने में कौन होगा, 3 महीने में कौन होगा, 6 महीने में कौन होगा, इस तरीके से प्रॉपर उस पर लगा होता है। और हर एक वैक्सीनेशन जो है कि डॉक्टर आपको बताता रहता है कि आपको इस टाइम आना है, जो है कि टीकाकरण होगा। और उसमें फिक्स डेट नहीं होता है, 1 आध हफ्ते का आपको टाइम मिलता है, उसके बीच में आपके जो है कि क्या कीजिए, वैक्सीनेशन करा लीजिए। इसी हिसाब से जो बुधवार होता है, बुधवार, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अभी तक ये पूछा तो नहीं गया है लेकिन कभी पूछ दे। बुधवार क्या, जो बुधवार है, बुधवार वैक्सीनेशन के लिए होता है। मेडिकल में बुधवार क्या होता है, वैक्सीनेशन के लिए होता है, बुधवार को ही वैक्सीनेशन होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, टीकाकरण भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत जो है कि पोलियो और चेचक मुक्त हो गया है, पोलियो और चेचक मुक्त हो गया है भारत, ये चीज जो है कि ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोलियो क्या होता है, जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए दिया जाता है। इसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं, प्रॉब्लम होती है। उपचार, मलेरिया के उपचार में कुनैन व सिनकोना, ये याद रखिएगा, ये भी जीएस में भी पूछता है, एसएसटी में भी पूछता है और आपका ईवीएस का भी जो है कि पार्ट है, बहुत पूछता है ये, है ना, कि मलेरिया के इलाज में मलेरिया का इलाज में क्या कौन से पेड़ यूज किए जाते हैं। ये पेड़ है कुनैन और सिनकोना। कुनैन और सिनकोना की जो छाल है ना, छाल, पेड़ की जो छाल है, उसी को निकाल करके उसी से जो है कि दवाई बनाई जाती है। साथ ही साथ जो मॉस्किटो कॉइल वगैरह भी बनाया जाता है, उसमें भी इसकी मात्रा कुछ न कुछ डाली जाती है और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो कुनैन और सिनकोना, ये भी बात आपको जो है कि थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, यही चीजें इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग, डेफिशिएंसी डिजीज की बात करते हैं तो मानवीय शरीर में कई ऐसे रोग हैं जो किसी पोषक या खनिज लवण के अभाव में होते हैं। जैसे जो है कि जब हम आपको मिनरल्स बताए थे तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस मिनरल्स की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये वहां पे मैंने जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में उस चीज को देख लेंगे। इन रोगों में हम इन रोगों से हमें तभी निजात मिलती है जब उनसे संबंधित पदार्थ का सेवन किया जाता है जिनसे उपयुक्त पोषण की प्राप्ति होती है। सामान्य तौर से बात है कि जो मिनरल्स या जो भी चीज को जो है कि प्रोटीन, वसा, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिस भी चीज की हमारी बॉडी में कमी है, अगर उस चीज को हम प्रॉपर मात्रा में कंज्यूम नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो वही एक डिजीज के रूप में फॉर्म में आ जाता है। उसी को कहते हैं इफिशियंसी डिजीज या अभावजन्य रोग। ठीक है, अब जैसे आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। मैं आपको वहां पे भी बताया था कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। और आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से जो है कि आपको आयोडीन युक्त नमक आता है, या फिर जो सी फूड हैं, जैसे आपकी मछलियां हो गया, केकड़े हो गए, और भी जो है कि सी फूड आते हैं, उसमें जो है कि प्राप्त होता है। वर्तमान में नमक में हमारे शरीर के लिए आयोडीन की पूर्ति होती है। ठीक है, ये चीजें जो है कि ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आयरन की कमी से होने वाला जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, इसी को जो है कि क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। अब इसको जो है कि स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाएगा, है ना, चाहे कंपटीशन में जाइए, चाहे सीसेट में जाइए, कहीं भी जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिकिल सेल जो है कि सरकार ने अभी जो है कि आगे चल के हम बताएंगे, सरकार इस पे प्रॉपर सिकिल सेल एनीमिया नामक जो है कि प्रोजेक्ट लेके चल रही है। अब इसमें सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये जैसे आपकी हीमोग्लोबिन का क्या है, ये हमारे ब्लड सेल्स की ये नॉर्मल फॉर्म है, प्रॉपर हेल्दी फॉर्म है। बट जब एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की जो है कि कमी हो जाती है और उससे हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाती है, तो एनीमिया होने के कंडीशन में ये जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स का जो है कि शेप चेंज हो जाता है और ये कुछ मून शेप में हो जाती हैं। सिकिल रेड ब्लड मून, सिकिल सेल एनीमिया, इसी को बोलते हैं सिकिल सेल एनीमिया। ये देखिए कैसे इस तरीके से जो है कि ये इस तरीके से मून शेप में आ गई हैं, ये प्रॉपर शेप इनका क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, मून शेप में आ गई हैं और इसके वजह से जो है कि प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं सिकिल सेल एनीमिया। ये नॉर्मल ब्लड का जो है कि सेल्स हैं, ये सिकिल सेल एनीमिया का जो है कि क्या है, सेल्स हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खाना पड़ता है, पालक, आंवला, सेव खाना पड़ता है, गुड़ याद रखिएगा, गुड़। साथ ही आपका जो है कि अगर कच्चा पदार्थ कुछ खाना चाहते हैं कच्चा, तो लहसुन कच्चा। बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, बुजुर्ग लोग, जैसे मेरे दादाजी थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था, वो क्या काम करते थे, रात को खाना खाने के बाद पूरा जो है कि लहसुन का जो है कि 4-5 जवा निकालते थे और खाने के बाद उसे चबाने के बाद पानी पीते थे। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये लहसुन क्यों खाया। बाद में पता चला कि लहसुन भी इसी वजह से खाया जाता है। गुड़ और लहसुन ये आयरन का जो है कि प्रॉपर जो है कि रिसोर्स है ना। कच्चा लहसुन खा लीजिए या गुड़ खा लीजिए, आयरन जो है कि इसमें सफिशिएंट मात्रा में होता है। लीफ यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां खा लीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा सेहत क्या होता है, अच्छा होता है, पूर्ति होती है। अब यहाँ पे देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 में चलाया गया, याद रखिएगा ये कैंपेन, याद रखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत AMB कैंपेन 2018 में चलाया गया, लेकिन प्रॉपर इस पे फोकस किया गया 2022 में, है ना। जैसे उद्देश्य क्या, 2022 तक 6 वर्ष के आयु वर्ग के आयु एनीमिया की व्यापकता को 3% प्रति वर्ष की दर, यानी कि 6 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनमें प्रति वर्ष जितना भी जो है कि पेशेंट हैं एनीमिया के, उनमें 3% की दर से उनको क्या करना, कम करना, इसका प्रॉपर जो है कि उद्देश्य है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका याद रखिएगा कि एनीमिया मुक्त भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो 2022 तक, हालांकि ये बीत चुका है ना, 26 वर्ष आयु वर्ग के एनीमिया के व्यापकता को क्या करना, कम करना है 3% प्रति वर्ष के दर से। ठीक है, लक्ष्य में देखेंगे तो हर तरह के लक्ष्य जो है, यानी कि हर एज के लोगों को लक्ष्य में रखा गया है ना। आपके 6 महीने से लेके और 49 वर्ष तक के लोगों में जो है कि ये पूरा टारगेट रखा गया है ना। बट बच्चों पे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से 49 महीने तक के जो है कि बच्चों की बात करते हैं, 59 महीने के जो है कि बच्चों की बात करते हैं। अब इसमें जो है कि 5 से 9 वर्ष तक के बच्चे, 10 से 19 वर्ष तक के किशोरावस्था को भी यहाँ पे रखा गया है। गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, प्रजनन आयु की महिलाओं को, यानी कि जो भी युवा महिलाएं हैं उनको जो है कि, यानी कि युवा महिलाएं मतलब 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को यहाँ पे रखा गया है कि उनमें किसी तरह की आपका आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, सिकिल सेल एनीमिया का कंडीशन नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह देना चाहिए। प्रॉपर ये प्रोजेक्ट के थ्रू सरकार इसे लेके चलती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्य घटक देखें तो मुख्य घटक इसमें क्या है, जो आपका भारत मुक्त एनीमिया अभियान है, इसमें जो है कि मुख्य क्या है, घटक क्या है, आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन और फॉलिक एसिड सरकार इसमें रखी है कि प्रॉपर पेशेंट को आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक दी जाएगी। ठीक है, मेन कैंपेन। इसके साथ साथ कुछ और भी मेन कंपोनेंट इसमें देखेंगे, डिवार्मिंग
कृमिनाशक की जो है कि कृमिनाशक मतलब कि जो कीटाणुनाशक चीजें हैं वो दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। व्यवहार परिवर्तन संचार, उनका जो एक डेली रूटीन है उसमें सुधार की बात की जाएगी। पोषण संबंधी परामर्श यानी न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड जो भी डाइट चार्ट वगैरह है, खान पीन वगैरह है, उनको उनका सही किया जाएगा। परीक्षण और उपचार, अगर इस तरह का केस पाया जा रहा है तो उन्हें टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद उन्हें प्रॉपर जो है कि उपचार दिया यानी ट्रीटमेंट किया जाएगा, है ना। उसे मजबूत निगरानी तंत्र यानी कि स्ट्रांग मॉनिटरी सिस्टम रखा जाएगा, जिससे इन पेशेंट को हम प्रॉपर मॉनिटर कर सकें कि एक बार पेशेंट अगर सही हो जाए तो ऐसा ना हो कि कुछ टाइम, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी होता ये है कि एक बार तो जो है कि कोई डिजीज को हम सही कर ले जाते हैं, रोग को सही कर ले जाते हैं, फिर प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, देख रेख नहीं होता, फिर लोग लापरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, खान पीन की फिर समस्या हो जाती है, तो वो डिजीज फिर से जो है कि स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है कि ये प्रॉपर चीज़ें हैं कि एक आपका मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, मैकेनिज्म होगा, जिससे लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे कि इस तरह का सिकिंग सेल एनीमिया का कंडीशन या पेशेंट इस तरीके से फिर वो ना बन जाए। ठीक है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम आपकी पनीर, दूध जो है कि में, अंडे में और सेब, हरी पत्तेदार सब्जियों आदि में पाया जाता है। ये ऑलरेडी चीजें आपको वहां पे भी कैल्शियम जब बताए हैं तो वहां पे भी बताए हैं। ठीक है। फास्फोरस, ये वहां पे हम नहीं बताए थे। फास्फोरस की कमी से क्या होता है, हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं। फास्फोरस का मुख्य दूध जो है कि स्रोत क्या है, सोर्स, तो वो है आपका दूध, केला, हरी मिर्च, ये फास्फोरस के स्रोत हैं। ठीक, यानी एक देखिए, दूध एक ऐसा न्यूट्रिएंट है ना जिसमें अप्रॉक्स सभी चीजें जो है कि पाई जाती हैं। तो देखिए, अगर आप कम एज मतलब कि 18 के आसपास, 20 से नीचे है, तो 20 से नीचे है तो डेली कम से कम आपको 1 गिलास दूध पीना चाहिए। 1 गिलास दूध अगर पी लेते हैं तो बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे आपके विटामिन्स हैं, बहुत सारे जो है कि आपके मिनरल्स हैं जो बॉडी को नीड है, हमें दूध से मिल जाता है, तो हम प्रॉपर हेल्दी बने होते हैं। अगर आप 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, 25, 30, 40 को हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में 1 गिलास मत पीजिए, 1 कप पीजिए, लेकिन आपको डेली 1 कप जो है कि चाय वाले कप से, छोटा सा कप से जो है कि डेली 1 कप दूध जो है कि आप क्या कीजिए, यूज कीजिए। तो उससे जो है कि आपकी हेल्थ और सेहत प्रॉपर क्या होगा, बना रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, प्रोटीन की कमी से सर शरीर का विकास जो है कि वहां पे बताए थे, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बॉडी का डेवलपमेंट रुक जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, है ना। प्रोटीन के अभाव में बालकों में क्वासियोकोर, बच्चों में क्या होता है, क्वासियोकोर एवं मेरेस्मस नामक जो है कि रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है, क्वासियोकोर और मेरेस्मस नामक जो है कि 2 रोग होते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। शरीर व मानसिक विकास के लिए विटामिन एक अनिवार्य तत्व है। देखिए, कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए होता है जरूर, इनके अभाव में दिक्कत होती है। इसके जो है कि चलिए, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। ठीक है। प्रमुख रोग व उनके बहुत सारे, देखिए अब बहुत सारे रोग होते हैं और उन रोगों का जो है कि घरेलू उपचार होता है। घरेलू उपचार, देखिए अब हम जो ये क्रैश कोर्स टाइप का चल रहे हैं, तो ये पे प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, हम उन्हीं को रखे हैं, अलग से कुछ चीज़ें नहीं रखे हैं फालतू का, है ना। तो इसमें देखते हैं, भारत में देखें प्राचीन काल से, प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने टाइम से देखा जाए तो घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा जिसे बोलते हैं, ये बहुत प्रचलन में रहा है ना, प्रचलन में रहा है। और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग घरेलू नुस्खे जो है कि यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ जो है कि देख लेते हैं। जैसे यहां पे है आम बुखार, नॉर्मल जो बुखार आता है, कॉमन फीवर आता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, मेथी का चाय पी सकते हैं। मेथी जो आता है ना, मेथी दाना जिसे तड़का लगाया जाता है, सब्जी वगैरह में तड़का लगाया जाता है, तो उसके हेल्प से जो है कि हम क्या कर सकते हैं, उसका चाय बना के प्रॉपर जो है कि हम पी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो घाव अगर हो गया
कट गया, फट गया, घाव लग गया, चोट लग गया, ब्लड निकल गया, तो ब्लड निकलने के कंडीशन में आप उस पर हल्दी का लेप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हल्दी का लेप लगा सकते हैं। हल्दी का लेप क्यों? हल्दी जो है कि एक तरीके से एंटीबायोटिक जो है कि नेचर का होता है, तो एंटीबायोटिक नेचर का होता है, तो अगर उसे कटे फटे पे हम लगा देते हैं तो उस पे घाव जो है कि सही हो जाता है। उस पे जो आपके एंटीजन है या जो आपके कीटाणु है, विषाणु है, उनका इफेक्ट उस पे कम हो जाता है और जल्दी से ठीक हो जाता है। मोच आ गई, पैर में मोच आ गया है ना, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। देखिए मोच आना अलग है, जैसे सडनली हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमारा पैर मुड़ गया, मोच आ गया। तो मोच आ गया तो पता चला कि अब हफ्ते 10 दिन वैसे ही दिक्कत कर रहा है, पैर हिलाया नहीं जा रहा है, 2-4 दिन तो बहुत बिल्कुल हिलाया ही नहीं जाएगा पैर, समस्या होगी। हाथ में भी मोच आ जाता है, कहीं गर्दन में भी मोच आ जाता है, पैर में भी मोच आ जाता है, एड़ी में भी मोच आ जाता है, घुटने कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमर में भी मोच आ जाता है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए कहा गया है कि आपको क्या करना है? हल्दी और चूने का लेप लगाना है। क्या लगाना है? हल्दी और चूने का लेप लगाना है। पेट दर्द में हींग और अजवाइन बहुत काम आता है। अब देखिए पहले अब नया ट्रेंड बन गया है ना, फूड का, खाने का नया एक कल्चर डेवलप हो गया है। बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारे अलग अलग देशों के जो है कि फूड मटेरियल भारत में आने लगे हैं, हम उसे यूटिलाइज करने लगे हैं। लेकिन अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो इंडियन कल्चर में सामान्य तौर पे पहले जब खाना वगैरह बनाया जाता तो उसमें हल्का सा हींग जरूर डाला जाता था, हल्का सा हींग डालने का ट्रेडिशन था। कारण क्या था कि इससे क्या होगा, आपका जो है कि पेट दर्द वगैरह नहीं होगा, पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगी, है ना, तो इसलिए हींग का यूज़ किया जाता था। ठीक है, आँख में जलन है तो खीरा लगाया जाता है। कुछ लोग जो है कि आलू वगैरह का काट को भी ठंडे के लिए क्या करते हैं, आँख पे लगा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग पार्लर वगैरह में जाते हैं या जाती हैं, भाई जाते हैं इसलिए बोला कि दोनों लोग जाते हैं। आजकल के टाइम में पुरुष वर्ग भी क्या कर रहा है, पार्लर जा रहा है, महिला वर्ग भी क्या है जो है कि आपकी पार्लर जा रही है। जरूरी थोड़ी है कि एक ही वर्ग, नहीं, आज के टाइम में दोनों लोग जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों लोगों की बात की जा रही है। अपने आंख पे क्या करते हैं, खीरा लगा लीजिए, आलू काट के लगा लीजिए, या फिर चाय पत्ती का लेप लगा लीजिए। इससे क्या होता है, आंख को ठंडक मिलती है और आंख में जो जलन है ना वो नहीं होती है। साथ ही साथ ये जो आंख में जो काली काली जो है कि थोड़ा सा स्किन हो जाता है, यहाँ पे ये जो स्किन काला काला हो जाता है, ये कालिख जो है कि नहीं दिखती है, कम हो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, आंख में सूजन आ जाए तो सूजन में धनिए के बीज, है ना, धनिए के बीज को क्या किया जाता है, लेप लगाया जाता है। ठीक है, दांत दर्द में हींग का चूर्ण, लौंग का तेल, लौंग या लौंग का तेल। इसके अलावा यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन एक पौधा पाया जाता है गांव देहात में, एक पौधा पाया जाता है चिचीढ़ा का। अगर आप लोग नाम पकड़ पा रहे होंगे, इस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होता है। चिचीढ़ा का पौधा होता है जिसमें ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ जो है कि ऐसे लंबा सा जो है कि होता है, इसमें साइड में जो है कि ऐसे जो है छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, जीरा की तरह दाने लगे होते हैं, है ना। तो उसके जो तना है उसको काट के अगर दातून भी करते हैं तो दांत दर्द में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आराम मिलता है। ठीक है, गला खराब हो जाता है तो गला खराब होने में गुड़ और अदरक की चाय पी लीजिए, यूज कर लीजिए, उससे आराम मिलेगा। बदहजमी हो जा रही है, बदहजमी के केस में सौंफ यूज कीजिए, सौंफ, है ना। अवशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण, ठीक है, यानी कि जो भी वेस्टेज मटेरियल है उनको रिसाइकिल की बात की जा रही है। तो मैं कह रहा था कि सौंफ, आप लोग होटल वगैरह में जाते होंगे, ढाबे वगैरह पे खाना खाते होंगे, तो एक चीज़ आप देखते होंगे कि वहाँ पे मिश्री और सौंफ को मिक्स करके रखा जाता है। लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उठते हैं, उठने के बाद उसको जब पे करने जाते हैं तो वहाँ पे रखा होता है और वो लोग जो है कि उसमें से 1 चम्मच डाल के निकल जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने जो है कि एक पिछले क्लास में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, दालचीनी हो गया, तुलसी पत्ता हो गया, अदरक हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप रखिए अपने पास अमाउंट में।
अच्छे खासे अमाउंट में रखिए अपने पास। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद एक बड़ा गिलास जो है कि पानी लीजिए, उसको एक बर्तन में रख दीजिए बॉयल करने के लिए। उसके बाद उसमें सारी चीज़ें एक एक करके सब कुछ डाल दीजिए और एक गिलास, बड़े गिलास से पानी को तब तक जो है खौलाते रहिए जब तक कि वह 1 कप चाय के कप बराबर ना आ जाए, और उसके बाद उसे छान करके उसको डेली चाय की तरह पीजिए। बेहतरीन, इससे बढ़िया जो है कि कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। इससे ना तो आपके अंदर फैट बढ़ेगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, आपका जो है कि एब्जॉर्प्शन सिस्टम अच्छा होगा, आपके जो है कि फैट बर्न होगा, बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं होगा, बदहजमी नहीं होगी, गैस नहीं बनेगा, बहुत सारी समस्याओं से आपको क्या होगा, निजात होगा। ठीक है, चलिए देखिए जब बीमारियों की बात करते हैं ना, रोग की बात करते हैं, तो रोग के उत्पन्न होने में और उनको फैलने में गंदगी है ना, गंदगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंदगी, और वो गंदगी कैसे होती है, तो जो हम यूज करते हैं उसको जहां तहां ऐसे ही फेंक देते हैं, कचरे के फॉर्म में फेंक देते हैं, और कचरा जब फैला रहता है तो उसी से जो है मक्खियां भिनभिनाती हैं, बहुत सारे कीटाणु आते हैं, और उससे जो है कि बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो इधर उधर नहीं फेंकना। अब कचरे में देखेंगे तो 2 तरीके के कचरे हमें जो है कि मिल जाते हैं। एक जैविक कचरा, यानी कि बायोटिक जो है कि आपके गार्बेज, जिससे क्या होता है कि वो कचरा जो बहुत आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है, या पर्यावरण में बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, विघटित होके मिट्टी में मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण कचरा। यानी कि वह कचरा जो बहुत आसानी से अपघटित होके पर्यावरण में विलीन हो गया, मिट्टी में मिल गया, और वो एक तरीके से बायो फर्टिलाइजर के रूप का जो है कि अब रोल प्ले करने लगता है। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह जितना हम यूज करते हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह जितना हम यूज करते हैं, लिप्स हो गई, पत्तियां हो गई, हरी पत्तियां हो गई, पेड़ की डालियां हो गई, ये सारी जो है कि बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, और बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं बहुत जल्दी जो है कि ये क्या होता है, अंडे के छिलके वगैरह बहुत जल्दी ये क्या हो जाते हैं, अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये एक तरीके से बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, और इनका बहुत अच्छा रोल होता है एग्रीकल्चर में, है ना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कि यहाँ पे दे रखी है। दूसरा कचरा को गार्बेज कौन सा होता है, कचरा कौन सा होता है, तो वो कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, यानी कि वो कचरा जो पर्यावरण में अगर हम इसे छोड़ दिए, इधर उधर फेंक दिए, छोड़ दिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में उनका विघटन नहीं होता है, वो लंबे समय तक वैसे ही एज इट इज पर्यावरण में बने रहते हैं। उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है कि गार्बेज बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक है ना, जैसे आपका जो है क्या हो गया, पॉलीथीन हो गया, कांच के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक हो गए, कीले हो गई, ये लंबे समय तक क्या होती हैं। और भी बहुत सारे जो है कि आपके पीएम पार्टिकल हो गए, है ना, पीएम पार्टिकल हो गए, ये लंबे समय तक जो है कि हमारे इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, ये इनका जो है कि अपघटन नहीं होता है, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है कि बढ़ता है। ठीक है, और वही रोग का कारण बनता है ना। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। यानी कि पर्यावरण को अगर आप बचाना चाहते हैं तो बहुत सारे जो है कि कार्य हैं जो आपको करना चाहिए। वो कौन कौन इससे कार्य हैं, तो कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों, पहले तो याद रखिए कि अगर पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो वृक्षारोपण बड़े लेवल पर होना चाहिए, बड़े लेवल पर वृक्षारोपण होना चाहिए, है ना, अभियान के तहत होना चाहिए, प्रॉपर अभियान के तहत, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हो, यहाँ पे लिखा गया है कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कागज का फॉर्मेशन है, कागज का फॉर्मेशन जो कागज है वो पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। पेड़ों की लुगदी तैयार की जाती है बड़े बड़े कंपनियों में, और लुगदी से जो है कि पेपर बनाया जाता है। ठीक है, एवरेज माना जाता है कि भारत में प्रति फैमिली, यानी कि एक फैमिली पे 4 पेड़ जो है कि प्रति वर्ष कटते हैं, और उस 4 पेड़ को यूटिलाइज कैसे करता है फैमिली, तो एज ए पेपर,
तो इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पेपर को बर्बाद नहीं करना है, जितना हो सकता है आप डिजिटली वर्क कीजिए, मैनुअली वर्क मत कीजिए, पेपर का यूज कम कीजिए, पेपर बर्बाद मत कीजिए। प्रयोग जो है पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दीजिए, कपड़े का थैला यूज कीजिए, जो न्यूज़पेपर के थैले छोटे छोटे आते हैं सामान के लिए उसको यूज कीजिए, है ना। कांच, प्लास्टिक आदि के पुनर्चक्रण द्वारा नई वस्तुएं बनाई जानी चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री जो है कि बनती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे रिसाइकिल के जो है कि क्या है चीजें हैं, जो है कि क्या प्लास्टिक से आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, प्लास्टिक के कचरे से हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, स्ट्रीट बन रही है, गलियां बन रही हैं, उसी को रिसाइकिल करके खिलौने बन रहे हैं। रिसाइकिल बहुत कमाल की चीज होती है। अच्छा, एक चीज और है, जो जिस चीज को अगर कोई चीज है उसको जितना यूज करना चाहते हैं उतना यूज कीजिए, मैक्सिमम। इसका एग्जाम्पल हमारे घर में देखिए, हमारे माताजी हैं, माताजी की साड़ी है, नई साड़ी लाई तो टाइम टू टाइम उसे पहनती रही, साल भर पहनी, 2 साल पहनी, फट गई तो क्या किए, उसको पुरानी हो गई, फट गई तो क्या किए, एक तो उसी से जो है कि बिस्तर बना दिए, साड़ी से ही, साड़ी का ही क्या बन दिए, बिस्तर बना दिए, ऊपर से जो है कि रजाई का खोल बना दिए, ये चीज बना दिए, वो भी फट गया, खोल भी फट गया, तो खोल फट गया तो उसी को निकाल के क्या किए, पोछा बना दिए, उसी को निकाल के क्या किए, पोछा बना दिए, झाड़ू पोछा के लिए बना दिए, साफ करने के लिए, साफ सफाई के लिए बना दिए। तो ये भी एक चीज है कि अगर कोई चीज है तो उसका जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं पूरा एक्सप्लॉइट कीजिए उसको, पूरा बड़े लेवल पे, और उसके बाद उसे रिसाइकिल की बात आती है। वैसे ही प्लास्टिक की बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक जो बोतल वगैरह हैं, अन्य जो चीजें हैं, बहुत सारे चीजें लोग क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक के बड़े बड़े बोतल हैं उसमें फ्लावरिंग का काम करते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं। जो प्लास्टिक के बड़े बड़े जो है कि आइटम्स हैं उसमें गार्डनिंग का काम करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लंबे समय तक यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जब वो अच्छा एक ऐसा, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा बोतल है ना, बड़ा सा बोतल है तो उसमें फ्लावरिंग इस तरीके से, ये मान लीजिए ये बड़ा सा बोतल है ना, देखिए अब इसको एक बार देख ही लेते हैं। ये जैसे एक बड़ा सा बोतल है, ठीक है, ये बड़ा सा बोतल है, यहां पे हमने ढक्कन से ये बंद कर रखा है, बंद है, फ्लावरिंग का काम करना है, यहां से इसको कट कर दिए, यहां से इसको क्या किए, कट कर दिए, ये अब कट कर दिए, पानी नीचे से लीक होगा नहीं, इसमें मिट्टी वगैरह डाल दिए, यहां पे मिट्टी डाल दिए, है ना, मिट्टी डाल दिए, इसी में फ्लावर लगा दिए, कोई वेजिटेबल लगा दिए, आलू टमाटर कुछ भी आलू तो नहीं लगा सकते, टमाटर वगैरह लगा सकते हैं, मिर्चा वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका काम जो है कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये लंबे समय तक ये इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है रिसाइकिल की, बात आती है, तो रिसाइकिल में भी बहुत सारी चीजें की है। बहुत सारे लोग प्लास्टिक से जो है कि फ्लावर्स बनाते हैं, डेकोरेशन आइटम बनाते हैं, वो भी एक तरीके से क्या होगा, रीयूज हो गया। रीयूज और रिसाइकिल, ये याद रखिए, रीयूज एंड रिसाइकिल, जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनको रीयूज और रिसाइकिल पे फोकस हमेशा जो है कि करना चाहिए। इससे क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा, ठीक है। जैविक निम्नीकरण, कचरे का प्रयोग जैविक खाद बनाने में करना चाहिए। अब जैसे पहले क्या था, पहले था कि कचरा जहां तहां फैला होता था, आज देखिए गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, गाना बजाते हुए लोग गाड़ी लेके आते हैं। सरकार ने प्रॉपर मुहिम चलाई, उसने भी कहा कि देखो भैया, गीला कचरा और सूखा कचरा, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों को अलग अलग प्लास्टिक या अलग अलग जो है कि बॉक्स में करके रखिए। गाड़ी आए उसे उसी तरीके से अलग अलग दीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो रिसाइकिल में, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पर कचरा विहीन समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे जो है कि अभियान चलाया गया है ना। पर्यावरण के बचाव के लिए 3 R,
बहुत आवश्यक है, अर्थात कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, है ना। 3R, रिड्यूस, यूज, रिसाइकिल और रीयूज। 3R ये मोदी जी का टर्म है। 3R मोदी जी का टर्म है, बताए थे। क्या क्या करना है आपको? रिड्यूस करना है, यानी कि ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है कि चीजें हैं उनका यूज ही कम करना है। अगर मान लीजिए आप जो है कि उसको यूज कर भी लिए तो उसे रीयूज करना है, बार बार यूज करना है, अलग अलग पर्पज से यूज करना है। और उसके बाद बात आती है रिसाइकिल की। इस तरीके से पूरा हम कार्यक्रम चला सकते हैं, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया, ये हमारा न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ना। चलिए न्यूट्रिशन वाला चैप्टर का ये जो कंटेंट का मैटर था, ये कंटेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात आते हैं सैंपल क्वेश्चंस जो पिछले जो है क्लासेस, पिछले एग्जाम्स में सीटेट वगैरह में पूछा गया, उसकी अब फटाफट बात कर लेते हैं, धड़ाधड़ बात करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर पहला, मीरा और दिव्या। देखिए भाई, मीरा और दिव्या दिख रहा है कि नहीं? दिखना चाहिए, ठीक है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन करना पसंद नहीं करती जिसमें लौह तत्व की कमी है। लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारियां होगी, है ना। भैया देखो, एक जो है कि जो मीरा है वो ऐसे तले हुए समोसे, कॉकलेट, डबल रोटी ये सारे आइटम खाती है, जबकि दिव्या है वो ऐसा भोजन करती है जिसमें आपके आयरन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अब भाई मीरा में कौन सा जो है कि बीमारी हो सकती है और दिव्या में कौन सी बीमारी हो सकती है, दोनों को पूछा गया। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनाया जा रहा है, कमाल के क्वेश्चंस में। अब ये न्यूट्रिशन पे बेस ही है क्वेश्चंस, है ना। अब देखिए, मोटापा और स्कर्वी रोग नहीं होगा भाई, स्कर्वी रोग नहीं होगा, है ना। रतौंधी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा? मोटापा, यहां पे दे रखा है मोटापा और एनीमिया। मोटापा और एनीमिया। देखो भैया, ये जो समोसा, कॉकलेट, डबल रोटी ये जो खा रही हैं, इनमें क्या होगा? मोटापा होगा। और जो आयरन युक्त जो है कि खा रही हैं कि कमी वाली जो है कि खा रही हैं सामान जिसमें आयरन की कमी है, आयरन प्रचुर मात्रा में नहीं ले रही हैं, तो आयरन के कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय में, स्टमक में के अंदर अधिक तेजी से होती है, जो मैंने आपको बताया भी था। क्यों होती है? पाचक रस जब आमाशय से बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय होते हैं। अब भैया इसका कोई मतलब नहीं है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। हाँ, एक चीज याद रखिए,